अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की ये कहानी शम्स नामी शख्स की है जो अपनी ज़िंदगी बहुत ही सुकून और इत्मीनान से गुजार रहा था। अपनी कहानी में वो लिखते हैं कि ये वाक़या तकरीबन सन 2000 में पेश आया था और आज तक कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता है। मेरे साथ ये सब हो चुका है, मगर जो मैंने देखा वो मैं ही जानता हूँ। बात सन 2000 की है। मैं टैक्सी ड्राइवर था और अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। मेन रोड पर ट्रैफिक बहुत था। तभी मैंने सोचा कि आबादी की बैक साइड पे जो कच्चा सा रास्ता जा रहा है वहाँ से निकल जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। मैं उस दिन से पहले कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा था। खैर, मैं अपनी मंजिल की तरफ गामज़न था कि मुझे रोड की तरफ एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। पहले तो मैंने रोकना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि रात के इस पहर वीरान जगहों में दूसरी मखलूक़ात भी होती हैं, मगर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं रुक गया। नीचे उतरकर उस औरत के पास गया तो उस औरत के आगे पीछे बहुत सारे शॉपिंग बैग्स पड़े थे। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? तो वो बोली कि मेरे बेटे की सालगिरह है, आज सोचा था कि धूमधाम से मनाऊंगी। सब शॉपिंग की और फिर टैक्सी में इस तरफ आ रही थी कि अचानक टैक्सी वाले ने मुझे यहाँ उतार दिया और कहा कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, मेरी टैक्सी में पेट्रोल कम है। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की मगर वो नहीं रुका और मुझे यहाँ उतार कर वापस चला गया। मैंने उनको कहा कि आप बेफिक्र रहें, मैं आपको छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस वक्त ऐसी जगह पर आपका अकेला रुकना ठीक नहीं है। वो उठी और सारे शॉपिंग बैग उठाकर मेरी गाड़ी में बैठ गईं और मैं आगे बढ़ने लगा। कुछ आगे जाकर वो बोली कि आप यहाँ इस वीरान जगह पर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, वापस घर जा रहा हूँ, मगर मेन रोड पर बहुत ब्लॉक था, तभी सोचा कि इस रास्ते से जाऊँ। आपको देखा तो रुक गया। वो खामोश रही और फिर बोली, मगर आपको इस वीरान जगह से इस वक्त नहीं गुजरना चाहिए। मैंने चौंक कर उसको देखा और कहा कि आप भी तो इतनी रात में यहीं से आ रही थी, जिस पर वो खामोश हो गई और नज़रें गाड़ी से बाहर की तरफ डाल ली। कुछ और आगे जाकर झाड़ियों के पीछे की तरफ एक पुरानी हवेली नुमा इमारत नज़र आई। वो औरत बोली, बस यहीं रोक दो, यहीं रोक दो, यही है मेरा घर। मेरा बेटा कब से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। आपने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए आप भी चलिए मेरे साथ, केक कट करके वापस चले जाइएगा। मैंने पहले तो कहा कि नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मगर जब उस औरत ने 2-3 बार कहा तो मैं भी उसके साथ गाड़ी से उतर गया और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। बाहर से हवेली काफ़ी खस्ता हाल मालूम हो रही थी, रंग भी उड़ चुका था। उसने चाबी निकाल कर गेट खोला और हम अंदर दाखिल हो गए। उसने कहा कि आप बैठें, मैं अपने बेटे को लेकर आती हूँ। मैं अंदर ही अंदर हैरान था कि ये औरत कैसे अपने इतने छोटे बेटे को इतनी रात में यहाँ छोड़कर सुकून से वहाँ बैठी थी। अगर आज मैं ना मिलता तो ये तो घर भी ना पाती, तो इसका बच्चा पूरी रात क्या करता। खैर, कुछ देर बाद मुझे अंदर कमरे से आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, उठ जाओ मेरी जान, आओ केक कट करें। मैं बाहर बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो औरत बाहर आई और उसके साथ उसके बेटा भी था, जो कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और उसने अपना मुंह नीचे की तरफ झुकाया हुआ था और कैप पहनी हुई थी, जिससे उसका मुंह नज़र नहीं आ रहा था। मैं गौर से उस बच्चे की तरफ देखने लगा। जैसे ही उस औरत ने मुझे गौर करते हुए देखा तो कहने लगी, अरे मैं तो केक किचन में ही रख के आ गई, प्लीज़ आप किचन से ले आएंगे। और मुझे किचन का रास्ता बताया। मैं किचन में गया और केक उठाकर बाहर आ गया। मुझे बड़ी हैरानी थी क्योंकि उस बच्चे ने अभी तक मेरे सामने कोई भी हरकत नहीं की थी और ना ही कोई आवाज़ निकाली थी। मैं उस बच्चे के पास जाने लगा तो अचानक लाइट चली गई। वो कहने लगी कि यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है, ये जगह गांव और शहर के बीच में पड़ती है ना, तभी। खैर उसने मोमबत्तियाँ जलाईं और फिर प्लेट्स लेने के लिए किचन में चली गई। मैंने उस बच्चे को मुखातिब करके कहा कि बच्चे, आप तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, आपकी सालगिरह है,
آپ کو تو मस्तियाँ करनी चाहिए। मैंने आगे बढ़कर जब उसका चेहरा ऊपर की तरफ किया तो मेरी रूह कांप गई। उस बच्चे का पूरा मुंह खून से भरा हुआ था और उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी हुई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो बच्चा तो मरा हुआ है। मैंने जैसे ही ये हौलनाक मंजर देखा, मैं फ़ौरन वहाँ से उठ गया और हवेली से बाहर की तरफ जाने लगा कि मुझे पीछे से उसी औरत की आवाज़ आई, अभी कहाँ जा रहे हैं, आएँ केक कट करें। मैंने फिर उसकी कोई बात नहीं सुनी। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। मुझे अभी तक उस औरत की आवाज़ें आ रही थीं कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। मैं भागता हुआ झाड़ियों में से गुज़रकर गाड़ी तक आया और टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी स्टार्ट की। वो औरत मुझे अभी भी नज़र आ रही थी, जो मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। मैंने फ़ौरन वहाँ से टैक्सी को भगा दिया। मेरा पूरा वजूद पसीने पसीने हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी मेरे साथ हुआ क्या है। क्या वो औरत वाकई में मरे हुए बच्चे की सालगिरह मना रही थी और वो बच्चा वहाँ मरा हुआ था? क्या उस औरत ने ही तो उस बच्चे को नहीं मारा था? मैं बहुत बुरी हालत में था। घर आते ही मुझे कोई होश नहीं रही। मैं बिस्तर पर गिर गया और फिर जब आँख खुली तो अगले दिन के दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं जब उठा तो मुझे रात वाला सब मंजर याद आ गया। मैं फिर से खौफज़दा हो गया। मैंने सोचा कि घर वालों को बताता हूँ, मगर फिर रुक गया कि ये लोग बेचारे कर भी क्या सकते हैं। फिर मुझे अहमद की याद आई, जो हमारे इलाके में थाने में SHO था, मेरा बहुत ख़ास दोस्त था। मैं उसी वक्त उठकर अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में गया और सब कुछ अहमद को बताया, तो वो भी हैरान रह गया कि ये सब मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहने लगा कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर मैं बज़िद था कि मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अहमद बोला कि फिर हमें तफ्तीश के लिए वहाँ जाना चाहिए, तभी कुछ मालूम पड़ेगा। मैं और अहमद उसी वक्त थाने से निकलकर उसी जगह पहुँच गए जहाँ मैंने सब कुछ होते हुए देखा था। मगर आज तो उस हवेली का मंजर ही जुदा था। मेन गेट पर ताला लगा हुआ था जो जंग आलूदा हो गया था। अहमद ने उस ताले को देखकर कहा कि ये तो लगता है कई सालों से नहीं खुला है, और तू कह रहा है कि तू रात में यहाँ आया है। मैंने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं कल रात यहीं था। फिर उसने कहा कि ताले को तोड़कर देखना पड़ेगा। वैसे तो वो कानून के खिलाफ था, मगर अहमद पुलिस वाला था तो उसके पास ये राइट था और गवाह भी। तभी उसने वो ताला तोड़ दिया। फिर हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। हर तरफ मिट्टी के झमकट्टे थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि ये जगह सालों से बंद है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या है। कल रात तक तो सब कुछ साफ था। मुझे चक्कर सा आ गया। अहमद ने कहा कि तू सच में यहीं आया था, क्योंकि मुझे तो यहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं मालूम होता है। खैर हमने हर तरफ देखा, मगर हमें कोई भी इंसान नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता सीढ़ियों पर खून के कतरे दिखाई दिए थे और बेड पर भी खून के धब्बे थे, जो कि अब सूख चुके थे। अहमद ने कहा कि भाई अभी यहाँ से निकलो, यहाँ कोई नहीं रहता है। मैंने कहा कि मैं पागल थोड़ी हूँ जो ये सब अपने पास से बोल दूँगा। हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें यहाँ के मालिक के बारे में पूछना चाहिए, क्या पता वहाँ से कुछ मालूमात मिल जाए। अहमद ने मालूम किया तो वो हवेली करीब के गांव के रफ़ाकत अली की थी। जब हम रफ़ाकत अली के घर पहुँचे तो वो बोला कि यह हवेली मेरी नहीं, मेरे बड़े भाई साहब अमजद अली की थी। असल में अमजद भाई बैरून मुल्क में रहते थे और उन्होंने वहाँ खूब पैसे कमाकर यह हवेली बड़ी चाहों से बनाई थी अपनी बीवी के लिए, क्योंकि उनकी बीवी एक मॉडर्न औरत थी और उसका हमारे घर में गुजारा नहीं था। तभी उसने भाई को कहा कि वो हवेली बनवाओ ताकि वो हमसे दूर रह सके। तभी भाई ने अब्बू से ज़िद की कि उनको हमारी उस इलाके की ज़मीनें चाहिए ताकि वो वहाँ बहुत शानदार हवेली बनवा सकें। अब्बू ने बहुत मना किया, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का कहना था कि वो ज़मीन ठीक नहीं है, वहाँ असरात हैं, ना कोई फसल उगती है और ना ही कोई काम कर सकते हैं। जो खेती बाड़ी या मजदूरी किया करते थे, कुछ पागल हो गए थे और कुछ मारे गए थे, मगर कुछ नहीं पता चल सका था। मगर भाई को इन बातों पर यकीन नहीं था। तभी उसने अब्बा जी से ज़िद कर उस ज़मीन पर हवेली बनवा ली और हम सब से एक तरह से रिश्ता ही तोड़ लिया था, क्योंकि उसकी बीवी को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अब्बा जी अक्सर भाई से मिलने के लिए चले जाया करते थे। अम्मी का इंतकाल तो पहले ही हो चुका था। भाई वहाँ 4 साल तक रहा। उसके घर बेटा भी वहीं हुआ, मगर हमसे मिलने नहीं दिया गया। अब्बा जी थे जो जाते थे उनसे मिलने के लिए।
ایک دن ابا جی کو بھائی اور پوتے کی بہت یاد آئی تو وہ وہاں ان سے ملنے کے لیے چلے گئے، مگر جب وہاں گئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ بہت دردناک تھا۔ بھائی کے بیٹے کی لاش سیڑھیوں کے پاس پڑی تھی، اس کا پورا چہرہ خون خون ہوا تھا۔ پھر کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں بھابھی کی لاش پڑی تھی۔ ہم نے بہت ڈھونڈا مگر بھائی ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، تو لوگ کہنے لگ گئے کہ امجد نے ہی اپنی بیوی بچے کو مارا ہے اور خود بھاگ گیا ہے۔ مگر کچھ عرصے بعد ہمیں بھائی کی لاش انہی زمینوں پر ملی۔ بھائی کی لاش پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے۔ ابا جی اس بات کو برداشت نہیں کر سکے، ان کو امجد بھائی سے بہت زیادہ محبت تھی، تبھی وہ بھی انتقال کر گئے۔ تقریباً سال تک تفتیش چلتی رہی مگر کوئی سراغ نہیں ملا اور نہ ہی کوئی ثبوت ملا۔ آخر ان تینوں کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ کچھ نہیں پتہ چلا اور کیس بھی بند ہو گیا۔ میں نے بھی اس حویلی کو تالا لگا دیا تھا کیونکہ سب اس سے خوف کھاتے تھے اور مجھے تو وہ حویلی منحوس لگتی تھی جس نے میرے پورے گھر کی جان لے لی تھی۔ مگر اب تو اس بات کو تقریباً 8-9 سال ہو چکے ہیں۔ آج آپ لوگ کیا معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں مجھ سے؟ اس حویلی کے بارے میں مجھے جو پتا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ سالوں سے وہاں تالا لگا ہوا ہے۔ احمد کچھ بولنے لگا تو میں نے اسے چپ کروا دیا اور ہم دونوں ان کے گھر سے باہر آ گئے۔ باہر آ کر احمد نے مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک طنزیہ ہنسی سی تھی، جیسے اس کو پتا ہو کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی اب نہیں کہنا کہ واقعی میں وہاں گیا تھا، مگر میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے وہاں کیا دیکھا تھا۔ میں اندر بھی گیا تھا مگر میری بات کسی کے لیے بھی ماننا مشکل تھی، مگر میرے لیے وہ سب کچھ دیکھنا ایک سچ ہے، کوئی وہم نہیں، نہ ہی کوئی خواب۔ اتنے سالوں بعد بھی میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو سارا منظر صاف صاف میرے سامنے گھومنے لگ جاتا ہے، مگر افسوس کہ میری بات کوئی نہیں سمجھے گا۔